सभी बच्चों को नमस्कार। तो देखो अगला अपना जो चैप्टर है वो आज है वीडियो नंबर 5। अब इसमें आपको किस प्रकार से आगे जो विशेषताएं बची हुई है वो आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने की 20 विशेषताएं थी, 20 में से हमने कंप्लीटली कितनी कर ली थी? कल की डेट के अंदर हमने 15 विशेषताएं कंप्लीट की। ठीक है, अब देखो 15 के बाद 5 और बची, तो 5 एक बार देखें सभी को। तो देखो सबसे पहला सोलह विशेषता है वो है विश्व शांति का, विश्व शांति का समर्थन, जिसे अपन एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड। अब देखो इसमें अपन को ये जो विशेषता हमारा ये कौन सी है? 16वीं विशेषता है, और इसे कहते हैं अपन विश्व शांति का क्या बोला जाता है? समर्थन। हमारे संविधान के अंदर जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत विश्व शांति का क्या है? समर्थन। ऐसा क्यों माना जाता है? तो देखो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाया गया। वसुधैव कुटुंबकम में इसमें अर्थ क्या होता है कि सभी विश्व को एक साथ, मतलब भाईचारे की जो भावना होती है, इस भावना को हमारे संविधान के अंदर अपनाया गया है। ये बात किसमें बताई गई है? विश्व शांति का समर्थन किया गया। दूसरी बात इसमें और बताई जाती है, वो एक बार देखिए संविधान के अनुच्छेद 51 कौन सा? 51 में बताया गया है कि भारत के राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में योगदान देंगे। मतलब है कि इसमें ये भी बता दिया गया है कि जितने भी हमारे देश में राज्य है वो भी अपने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपना क्या देंगे? योगदान, ताकि हमारे देश है वो इस विश्व शांति के समर्थन को आगे प्रदर्शित कर सके। और इसके बाद में जो इसमें तीसरी बात बताई है वो बताई गई है भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई देश भारत के मामले में हस्तक्षेप करेगा तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखो ये बातें अपन को किसने याद रखनी है? विश्व शांति समर्थक के अंदर याद रखना है कि भारत है वो विश्व शांति का क्या है? समर्थक है। तो जिसमें सीधा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि भारतीय संविधान में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाया गया, मतलब एक भाईचारा अपनाया। मतलब ये भारत का लक्ष्य नहीं है कि अपन को पड़ोसी देशों के साथ
राज्य वाली नीति अपनानी चाहिए या उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में बात नहीं बताई गई। दूसरी बात क्या बताइए कि अनुच्छेद नंबर 51 बहुत अच्छा अनुच्छेद है, में बताया गया है कि भारत के राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, जितने भी राज्य होंगे अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपना क्या देंगे, योगदान। भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब दखलबाजी नहीं करेगा। पाकिस्तान है वो जाने उसका काम जाने, नेपाल है वो जाने उसका काम जाने। लेकिन एक बात और भी बताइए कि यदि देश भारत के मामले में, यदि कोई भी देश भारत के मामले में हस्तक्षेप करेगा तो भारत इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब इससे जवाब देगा। ये चीज अपन को इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है, इन चीजों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये विशेषता कौन सी होगी अपनी, 16वीं विशेषता, जिसमें बताया जाता है विश्व शांति का क्या है, समर्थन। ठीक है, तो एक बार ऐड कर लो। 17 नंबर विशेषता क्या है, देखो 17 नंबर विशेषता के अंदर अपन को ध्यान रखना है कि हमारे संविधान के अंदर आपातकालीन उपबंध का वर्णन है। इसका है आपातकालीन उपबंध। उपबंध का मतलब है अपन कह सकते हैं या एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपन इस चीज को इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो देखो इसमें ये कहा जाता है जो आपातकालीन उपबंध है वो भी हमारे संविधान के अंदर अपनाया गया। अब ये आपातकालीन क्या होते हैं क्या नहीं होती, इसकी स्थिति को हमें समझना चाहिए। बाकी अन्य देशों में बहुत कम अपनाए गए, जबकि भारत में इस आपातकालीन उपबंध का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखो एक बार इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इस आपातकालीन का मतलब होती है कि हमारे देश के अंदर संविधान में राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, तो देखो इसमें क्या बताया गया कि संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां दी गई है, 3 प्रकार की। और वो तीनों कंडीशन अलग अलग दी गई है कि भाई कब किस आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो इसमें से सबसे पहली जो आपातकालीन शक्ति है वो कौन सी है, तो देखो इसमें अनुच्छेद नंबर 352, कौन सा है, 352, जिसके तहत राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगाता है, वो लगाता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा बोला जाता है इसे, राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखो सबसे पहले आपातकालीन शक्ति के तहत जो शक्ति प्रदान की गई है वो कौन सी है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका क्या मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल का, यदि भारत में बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह देखो क्या क्या किया गया, अनुच्छेद नंबर 352 में क्या बताया गया, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें बताया गया कि भारत में बाहरी कोई आक्रमण हो गया, मतलब दूसरा देश क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, या भारत के अंदर अपन देखें तो सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो गया हो, या भारत में किसी प्रकार का क्या हो गया, युद्ध हो गया हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में
संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करता है, राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। अब देखो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में यदि भारत में बाहरी आक्रमण हुआ, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो राष्ट्रपति है वो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करता है। हालांकि आपको विशेषताओं में किसी बात याद रखनी है, लेकिन इनको एक विशेष रूप से मैं समझा देता हूँ कि चीज क्या होती है विशेष रूप से। तो देखो ये अनुच्छेद 352 की प्रक्रिया ऐसे अपनाई जाती है जैसे मान लो कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, तो इस कंडीशन में जो शासन व्यवस्था है वो पूरी की पूरी हमारे देश की किसके हाथ में चली जाएगी, राष्ट्रपति की। क्योंकि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर शासन की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। तो ये चीज अपन को अनुच्छेद किसके हाथ रखना है, राष्ट्र में। फिर इसके बाद में जो 2 नंबर शक्ति दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद नंबर 356। इसमें लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। देखो इसमें क्या होता है, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य में राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता है, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन कह सकते हैं कि भाई अनुच्छेद नंबर 356 क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन, इसका नाम क्या है, राष्ट्रपति शासन। ये कहता है यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या हो जाए, विफल मतलब वहां की सरकार को चलाना मुश्किल हो जाए, जैसे अपने राजस्थान में भी सरकार है बिखरी हुई, इस कंडीशन में यदि कंडीशन धीरे धीरे आगे बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हमारे जो राज्यपाल है वो लिखित रूप से सलाह किसको देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसमें कौन सा शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन, जिसमें उस राज्य की संपूर्ण बागडोर किसके हाथ में आ जाएगी, राज्यपाल। क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही राज्यपाल किसी राज्य का अपना कार्य करता है। हालांकि इनको डिटेल से अपन आएंगे आगे, जैसे राष्ट्रपति का आएगा पूरा से पूरा, अपन को केवल विशेषताओं में केवल बेसिक तौर पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बेसिक तौर पर। अब देखो अगली तीसरी जो इसमें उपबंध दिया गया हुआ है अनुच्छेद नंबर 360, इसमें बताया जाता है वित्तीय आपात। क्या बताया जाता है, वित्तीय आपात। यदि भारत में धन का संकट आ जाए, तो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर वित्तीय आपात का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या बताया गया, एक बार देखो वापस इनको डिटेल से। तो देखो इसमें रूप से बताया आपातकाल उपबंध में क्या बताया गया, संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की, जिसमें सबसे पहले कौन सी है, अनुच्छेद नंबर 352, एक कौन सी 356, एक कौन सी 360। इनको सबसे पहले याद ही कर लो, 352 में 352 में 4 जोड़ दो, 356 में 4 जोड़ दो, 360। पहली बात तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें 352 का नाम याद रहना चाहिए। 352 का नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या नाम है, राष्ट्रीय
राष्ट्रपति आपातकाल। उसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 356 का नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन। उसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 360 का नाम क्या है? द्वितीय आपात। ये घोषणा कब होती है? जब यदि भारत में बाहर क्या हो गया, आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया या युद्ध हो गया हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात का प्रयोग करता है। ये लंबी चर्चा भी होती है, इसमें कितने समय तक रहता है, 6 माह तक रहता है। ये बातें आगे अपन जब ये कंप्लीट राष्ट्रपति आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये स्थिति आपको इसमें इसमें याद रखनी है, आपातकालीन उपबंध। तो एक बार देखिए, नोट करो इसको। तो 17 नंबर विशेषता अपनी क्या हो जाती है? कंप्लीट। अब देखो अब अगली विशेषता आपकी 18 नंबर। तो देखो 18 नंबर विशेषता क्या है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो ये है एकल नागरिक। क्या है? एकल नागरिक। एकल नागरिकता में देखो किन किन कंडीशन में वर्णन दिया गया है। सबसे पहले एकल नागरिकता होती क्या है? तो ये पहले थोड़ा सा अपवाद जम्मू कश्मीर को था, लेकिन वो भी मसला हल हो चुका है। तो इसमें अपन को सीधे रूप से याद रखना है कि एकल नागरिकता का मतलब है कि हम इंडियन है, क्या है? भारतीय। अब चाहे वो किसी भी राज्य का, चाहे राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या है? इंडियन है। तो ये जो इंडियन की प्रवृत्ति है, यही क्या कहलाएगी? एकल नागरिकता। तो ये भी हमारे देश की विशेषता है, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश ने इसमें एकता प्रदर्शित की है। जैसे अमेरिका का संविधान है, किसका है? अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान के अंदर अपन देखें तो वहां पे दो ही नागरिकता होती है। क्या होती है? दो ही नागरिकता। मतलब वहां पे सेंट्रल की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता क्या होती है? अलग होती है। जिसमें अपन राज्य की बात करें तो राज्य की नागरिकता अलग दी जाती है और केंद्र की अलग दी जाती है। लेकिन भारत में देखो स्थिति क्या है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। अब इसके बाद में क्या बताया? लेकिन भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया है। एकल नागरिकता को अपनाया है, जिससे देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि भारत की जो एकल नागरिकता अपनाई है, वो क्यों अपनाई? बस एक ही सी बात आपको इस विशेषता के अंदर याद रखना है। तो एकल नागरिकता में क्या है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था, उनसे बड़े संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया हो, जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। कौन सा होता है? दोहरी नागरिकता का। लेकिन भारतीय संविधान में संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जिससे देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि बाकी ऐसी जैसे अलग अलग स्थितियां होती है,
जैसे हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग थी और भारत के अलग थी, तो आपको पता है कितने विवाद होते थे जम्मू कश्मीर को लेकर। तो ये एक राज्य की कंडीशन थी, तो मानो कि सब राज्य की होती तो शायद अपन हमारे देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने में समर्थ नहीं होते। तो ये कंडीशन अपन को इसमें विशेष तौर से याद रखना है। तो रह जाएगी इतनी छोटी सी विशेषता एकल नागरिकता। तो देखो अभी 18 नंबर कंप्लीट हो चुकी है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की आदर्श को अपनाए। आदर्श को अपनाए। तो देखो ये भी एक अपने संविधान की विशेषता बताई जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श। हालांकि ये चीज अपन के पहले भी आ चुकी है, लेकिन शॉर्ट रूप में इसको पढ़ना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को भी हमारे संविधान के अंदर अपनाया गया। तो देखो किस प्रकार से, तो अपन कह सकते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात बताई गई है, जिसके तहत राज्य में प्रत्येक नागरिक को मकान, वस्त्र, भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। प्रयत्नशील रहेगा। ये बात किसमें बताई गई है? आपके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श में, जिसमें क्या बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात बताई गई है, जिसके तहत राज्य में प्रत्येक नागरिक मकान, वस्त्र, भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य हमेशा क्या रहेगा? प्रयत्नशील रहेगा। मतलब है कि और साथ में आर्थिक व्यवस्था में भी उनको मदद करेगा। तो अपन कह सकते हैं इसके तहत प्रत्येक राज्य अपने राज्य क्षेत्र में आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास करेगा। क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो ये इतनी सी बात आपको किसमें याद रखना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को अपनाना। तो देखो एक बार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात बताई गई है, जिसके तहत राज्य में प्रत्येक नागरिक मकान, वस्त्र, भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य हमेशा क्या करेगा? प्रयत्नशील रहेगा। मतलब वो अलग अलग योजना निकालता रहेगा, जिसके तहत प्रत्येक राज्य अपने राज्य क्षेत्र में आर्थिक समानता की स्थापना का क्या करेगा? प्रयास। मतलब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का हमेशा क्या करता रहेगा? राज्य प्रयास करेगा। किसके तहत? लोक कल्याणकारी राज्य की आदर्श के रूप में। तो ये भी एक अपनी कौन सी विशेषता है? 19 नंबर। तो एक बार नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो अगले
अब अपने संविधान की लास्ट विशेषता है, और इस विशेषता के अंदर क्या क्या चीजें बताइए वो देखते हैं। तो देखो 20 नंबर विशेषता, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहन। अब देखो इसमें हमारे संविधान की जो लास्ट विशेषता ये क्या कहती है कि अल्पसंख्यक जो सेक्टर है, अल्पसंख्यक सेक्टर और जो पिछड़े वर्ग है उनको हमारे देश के अंदर क्या दिया गया है, प्रोत्साहन, ताकि इनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सकता है। अब सबसे पहले इस वर्ड को समझना है कि सर अल्पसंख्यक क्या होता है। तो अल्पसंख्यक ये होता है जिसकी जनसंख्या भारत में क्या हो, कम हो, जैसे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये सब समुदाय क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय। क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं, जिनके लिए भी हमारे संविधान के अंदर इनको आरक्षण देने का काम किया है ताकि इनका जीवन स्तर भी आगे उठाया जा सके। और पिछड़े वर्ग के अंदर अपन को पता ही है कि हमारे देश के अंदर पिछड़े वर्ग के अंदर जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वो आ जाते हैं, तो उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो एक बार देखो इसमें किन बातों को ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक क्षेत्र में शिक्षा एवं उनकी संस्कृति को प्राथमिकता दी गई। अल्पसंख्यक का मतलब है कि उनकी जो शिक्षा और उनकी जो संस्कृति है उसको प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता का मतलब है कि वो अपने क्षेत्र में इस क्षेत्र को अपना सकते हैं। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यदि मुसलमान है तो उसे हिंदी सीखनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए, वो अपनी मातृभाषा जैसे उर्दू को भी सीख सकता है, अपनी शिक्षा को आगे प्रोत्साहन कर सकता है, जैसे मदरसा बोर्ड की स्थापना करना। तो ये भी एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को क्या देना है, प्रोत्साहन देना है। ठीक है, अगला इसमें क्या बताया गया है, संविधान की अनुच्छेद 330 में 332 में अनुसूचित जाति व जनजाति को लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों के बंटवारे में आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण प्रदान किया गया है। कहने का मतलब है कि अपन कह सकते हैं कि संविधान के जो अनुच्छेद नंबर है कौन कौन से, 330 है, एक कौन सा 332, इसके तहत अनुसूचित जाति एससी व अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को लोकसभा, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों के बंटवारे में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। और उसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में इनको आरक्षण प्रदान किया गया। मतलब यही प्रक्रिया अपन को ध्यान रखना है, जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा में दिया गया उसी प्रकार राज्यों की विधानसभा में भी इन अल्पसंख्यक जो अनुसूचित जाति या जनजाति को भी आरक्षण प्रदान किया गया। अगला देखो इसमें और क्या बताया गया, संविधान की अनुच्छेद 335 में एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण प्रदान किया गया, तो ये भी ध्यान रखना है अपन को। और इसके साथ एक डेट और भी याद रखना है, सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग को
अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण भारतीय सेवाओं में प्रदान किया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये देखो कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में शिक्षा और उनकी संस्कृति को क्या मिली है, प्राथमिकता मिली है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 32 में अनुसूचित जाति व जनजाति को लोकसभा राज्यसभा में सीटों के बंटवारे में आरक्षण दिया गया। साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में ये प्रक्रिया अपनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 335 में एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जो उनकी समय सीमाओं के अनुसार दिया जाता है। सितंबर 1993 से अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी उसको भी कितना परसेंट आरक्षण दे दिया गया है, 27% आरक्षण दे दिया गया है। अब इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि ये जो आरक्षण की प्रक्रिया ये कब से स्टार्ट हुई, इस पर थोड़ा सा अपन को ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो प्रारंभ में सरकारी सेवाओं में एवं प्रशासन की लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा में सीटों के बंटवारे का आरक्षण 25 जनवरी 1960 तक दिया गया। प्रारंभ के अंदर जब ये चीज आरक्षण वाली बात चली थी तो उसमें क्या है, प्रारंभ में सरकारी सेवाओं में एवं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटों के बंटवारे का आरक्षण है वो 25 जनवरी 1960 तक ही दिया गया था कि भाई यहाँ तक ये जो आ जाएंगे आने और इनका जीवन स्तर उठ जाएगा। लेकिन वो चीजें राजनीतिक है, एक चीज लागू हो जाती है तो हटाने की हिम्मत किसमें। तो देखो हाल ही के अंदर फिर वापस क्या होता है कि हालांकि अलग अलग जैसे 10 साल में वैसे बढ़ेगी, अपन को तो अभी हाल ही का याद रखना है। तो देखो 104वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण की प्रक्रिया को 25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। तो अपना संविधान का लास्ट जो संशोधन हुआ था मैंने बताया था, अभी तक कुल कितने में थे 104 संविधान संशोधन। पहले 95 हुआ था अपनी गाइड में तो वो दिया है, लेकिन अभी हाल ही के अंदर एक संशोधन आया है जिसका नाम है 104वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण की प्रक्रिया को 25 जनवरी 2020 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा 20 से बढ़ाकर 25 जनवरी 2020 तक कर दिया गया। अब मतलब ये जो आरक्षण है ये कब तक रहेगा, 2030 तक। और कौन सी डेट है, 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये अपने संविधान की टोटल कितनी विशेषताएं थी बेटे, 20 विशेषताएं जो आज आपके क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब अपने अगले जो वीडियो में टॉपिक आएगा वो आएगा प्रस्तावना। क्या आएगी, प्रस्तावना, जो अपन कल के वीडियो